हेलो डियर्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल स्कोर आइडिया पे। आज हम लोग हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन का लेक्चर पार्ट 3 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट फीचर्स को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा था, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको ज़रूर देखें। पार्ट 3 में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इम्पोर्टेंट फीचर है उसको देखने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो देखिए, इसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, तो ये इसीलिए फेमस थी, इसलिए इसका टाउन प्लानिंग काफ़ी फेमस है। इसको हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लैंग्वेज और उसके स्क्रिप्ट को देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए जो लोग थे उनका रिलीजन क्या था और उनका रिलीजियस लाइफ, मतलब उनका धार्मिक जीवन कैसा था, किस धर्म को वो लोग मानते थे, उसमें हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का इकोनॉमिकल लाइफ कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए लोगों का सोशल लाइफ देखेंगे कि किस तरह से उनका सामाजिक जीवन था। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए लोगों को पॉलिटिकल लाइफ का देखेंगे कि किस तरह से उनका पॉलिटिकल लाइफ था, मतलब उनका राजनीतिक जीवन कैसा था। तो ये फीचर्स का हम लोगों ने सेक्शन बनाया है, जिसके आधार पे हम लोग जो है इजीली समझ सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मुख्य विशेषताएं थी वो कैसी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर मोस्ट इसेंशियल फीचर जो था वो था क्या, नगर नियोजन, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस तरह से आज के आधुनिक नगरों की तरह व्यवस्थित होकर रहते थे, उसको हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुल 4 लेक्चर्स को देखेंगे, जिसमें आज हम लोग पार्ट 3 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग फीचर्स को देख रहे हैं। इसके बाद आपको याद होगा कि पार्ट 2 में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट साइट्स को देखा था। तो नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो होगा वो भी काफ़ी क्वेश्चंस कंटिन्यू होगा, जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट साइट विथ इम्पॉर्टेंट फीचर्स को देखेंगे, और साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन का और सिविलाइजेशन जैसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ कैसा लिंक्ड था उसको देखेंगे, और इतनी अच्छी अर्बनाइज सिविलाइजेशन कैसे विलुप्त हो गई, कैसे डिक्लाइन कर गई, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट जो चौथा वीडियो होगा, जो कि लास्ट वीडियो होगा, वो जो है इस तरह से होगा, इम्पॉर्टेंट साइट्स विथ इम्पॉर्टेंट फीचर्स के साथ, उसमें अदर सिविलाइजेशन के साथ जो लिंक होगा वो, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइनेशन कैसे हुआ ये देखेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं क्या, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग था उसको। हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोस्ट एक्सक्लूसिव फीचर था उसका टाउन प्लानिंग। और इस टाउन प्लानिंग के जो इम्पॉर्टेंट फीचर थे वो क्या क्या थे उसको हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, इस टाउन प्लानिंग में जो उसका सिटी का पैटर्न था, डिज़ाइनिंग का पैटर्न था, उसको हम लोग देखेंगे, वो एक प्रमुख विशेषता थी इसकी। फिर इसमें जो ब्रिक्स यूज किए गए थे वो बॉर्न ब्रिक थे, और उनके डिफरेंट साइज थे, यूजेस के आधार पे उसके साइज डिफाइन थे, उसको हम लोग देखेंगे। फिर इस सिविलाइजेशन के जो सिटी थे उसमें सड़क और रोडों की व्यवस्था कैसी थी उसको हम लोग देखेंगे। फिर अलग से हम लोग
जो है देखेंगे कि वहाँ के जो कम्युनिटी हॉल या बिल्डिंग थे वो कैसे थे, और रेसिडेंशियल हाउसेस जो थे वो कैसे थे। तो उसको हम लोग देखेंगे बिल्डिंग और हाउसेस में। फिर देखेंगे कौन सा, तो ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव फीचर था किसका, तो टाउन प्लानिंग का। देखिए 2 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जिसको आपको भली भांति याद रखना है और समझ के याद रखना है। क्या, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक्सक्लूसिव फीचर क्या था, तो टाउन प्लानिंग। हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सक्लूसिव फीचर क्या था, तो टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग वाज ए मोस्ट एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि टाउन प्लानिंग का एक्सक्लूसिव फीचर क्या था, टाउन प्लानिंग का एक्सक्लूसिव फीचर क्या था, तो ड्रेनेज सिस्टम, मतलब जल निकासी की व्यवस्था। टाउन प्लानिंग के सबसे पहले फीचर हम लोग पैटर्न और उसके डिजाइन को देखते हैं कि किस तरह से शहर का पैटर्न था और उसका डिजाइन क्या था। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, पैटर्न की। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहर थे उनके पैटर्न क्या थे, तो उनके पैटर्न जो थे ग्रिड पैटर्न थे। ग्रिड पैटर्न थे, या फिर उसको हम लोग ब्लॉक पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन के सिटी के पैटर्न क्या थे, तो ग्रिड पैटर्न और ब्लॉक पैटर्न। देखिए ग्रिड पैटर्न और ब्लॉक पैटर्न क्या होता है, तो इस पैटर्न में सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो इंटायर एरिया है वो छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइडेड हो जा रहा है। ये सिटी का इंटायर एरिया है और ये आप जो सड़कें देख रहे हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही हैं। तो ये पैटर्न जो बोला जाता है उसको बोला जाता है क्या, ब्लॉक पैटर्न। और इन्हीं ब्लॉकों में जो है रेसिडेंशियल हाउसेस बना हुआ करते थे। तो ये जो पैटर्न था डिजाइनिंग का, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कि ब्लॉक पैटर्न या फिर ग्रिड पैटर्न। देखिए ये जो पैटर्न है ये एक तरह से आपको शतरंज के बोर्ड की तरह भी नजर आएगा, इसीलिए इसको हम लोग चेस बोर्ड पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। चेस बोर्ड पैटर्न। तो ये जो पैटर्न है इसी पे शहर को डिजाइन किया गया था। अब हम लोग जो है शहर की डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो देखिए जो शहर का डिजाइन था उसमें जो सिटी थी वो दो भागों में बटी हुआ करती थी। ये शहर का इंटायर एरिया हो गया। अब इस शहर के इंटायर एरिया में एक स्मॉलर एरिया हुआ करता था और एक लार्जर एरिया हुआ करता था। ये जो स्मॉलर एरिया हुआ करता था वो थोड़ा हाइट पे हुआ करता था, मतलब इसकी ऊंचाई जो है इससे ज्यादा थी। तो एक पार्ट हो गया ये और एक पार्ट हो गया ये। जो हाइटेड एरिया था उसको हम लोग सिटाडेल के नाम से जानते थे, और जो रेस्ट ऑफ द एरिया है उसको हम लोग लोअर टाउन के नाम से जानते हैं। और ये जो लोअर टाउन थे वो उसमें मेनली रेसिडेंशियल एरिया थे कॉमन पीपल के लिए,
और इसमें सड़कें जो थी एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही थी, और इंटायर सिटी जो था वो ब्लॉक में डिवाइडेड था। इसी को हम लोग बोल रहे थे क्या, ग्रिड पैटर्न, ब्लॉक पैटर्न या फिर चेसबोर्ड पैटर्न। और ये जो इंटायर सिटी था इसको दो भागों में जो बांटा गया था, इस सारे सिटी को एक फोर्टिफिकेशन से, मतलब एक बाउंड्री वॉल से फोर्टिफाइड किया गया था, मतलब किलेबंदी की गई थी, शहर की दीवारों के सहारे किलेबंदी की गई थी, जिसको हम लोग सिटी वॉल के नाम से भी जानते थे। तो ये जो है क्या है, तो सिटी वॉल। और ये जो सिटाडेल हुआ करते थे, वो ये जो शहर हैं इसके नॉर्दर्न डायरेक्शन में हुआ करते थे। देखिए वेस्टर्न डायरेक्शन में हुआ करते थे। इधर अगर नॉर्थ हो गया तो ये आपका ईस्ट हो गया, और ये हो गया आपका वेस्ट। तो ये शहर के किस साइड हुआ करते थे सिटाडेल, तो वेस्टर्न साइड के में हुआ करते थे। और ये मेनली क्या था, तो रेसिडेंशियल एरिया था फॉर द रूलिंग क्लास सोसाइटी। और जो लोअर टाउन था वो मेनली किसके लिए था, तो कॉमन पीपल के लिए था। तो इस तरह से जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो टाउन प्लानिंग था, वो उसका पैटर्न क्या था, तो ग्रिड पैटर्न और ब्लॉक पैटर्न या फिर चेसबोर्ड पैटर्न। और जो डिजाइन था वो डिजाइन था जो है शहर दो भागों में बटा हुआ था, सिटाडेल और लोअर टाउन। अब हम लोग जो है एक एक्सेप्शन देखते हैं, कहाँ पे, तो धोलावीरा में। धोलावीरा आपको याद होगा कि गुजरात में पाया गया एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का साइट था जिसका नाम था धोलावीरा। और इस धोलावीरा में शहर जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था, जिसको हम लोग सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन के नाम से जानते हैं। तो ये एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर था जहाँ पे नगर या शहर 3 भागों में बटा हुआ था, बाकी जगहों पे 2 भागों में, और धोलावीरा जो कि कहाँ पे था, तो गुजरात, जिसमें शहर 3 भागों में बटा हुआ था। अब हम लोग इसको जो है इमेज के सहारे भी देख रहे हैं कि ये किस तरह से व्यवस्था थी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, सिटाडेल जो था वो वेस्टर्न साइड में था और लोअर टाउन जो था वो ईस्टर्न साइड में था। लोअर टाउन का एरिया ज़्यादा था और सिटाडेल का एरिया छोटा था। सिटाडेल ऊंचाई पे बना हुआ होता था और मेनली ये रूलिंग क्लास जो सोसाइटी थी या जो फैमिली हुआ करती थी उनके लिए बना हुआ था। लोअर क्लास फैमिली के लिए या कॉमन पीपल के लिए लोअर टाउन हुआ करते थे। शहर के जो है कई गेट हुआ करते थे, जिनमें से कई मेन रोड हुआ करती थी और एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी। और जो है इसके वजह से जो शहर है वो मेनली ब्लॉक्स में डिवाइडेड था। इसी पैटर्न को हम लोग ब्लॉक पैटर्न, ग्रिड पैटर्न या फिर चेसबोर्ड पैटर्न के नाम से जानते हैं। अब हम लोग टाउन प्लानिंग में यूज हुए ब्रिक्स को देखने जा रहे हैं कि इनकी क्या खासियत थी और इनकी क्या विशेषताएं थी। तो देखिए हम लोग जो है देखते हैं क्या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर थे, जो हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो शहर थे, उनमें जो ब्रिक्स यूज किए गए थे वो बॉर्न ब्रिक थे। बॉर्न ब्रिक्स यूज किए गए थे, ये इनकी खासियत थी। और ये बॉर्न ब्रिक्स जो थे वो काफ़ी लार्ज स्केल पे यूज किए गए थे। अब इसमें जो है अभी हम लोगों ने जो शहर का पैटर्न या डिज़ाइन देखा था, उसमें देखा था क्या कि शहर का एक बाउंड्री वॉल हुआ करता था जिसको हम लोग सिटी वॉल के नाम से भी जानते थे। तो ये जो सिटी वॉल था या जो बाउंड्री थी,
इसमें जो ब्रिक्स यूज होती थी वो रॉ ब्रिक्स थी, कच्ची ईंटों का यूज हुआ करता था। और जो हाउस या बिल्डिंग्स थे, जो हाउस और बिल्डिंग्स जो बने हुए थे, उनमें जो है, उनके अंदर जो है बॉर्न ब्रिक्स का प्रयोग किया जाता था। हाउस और बिल्डिंग में बॉर्न ब्रिक्स का प्रयोग किया जाता था। और बाउंड्री वॉल और सिटी वॉल के लिए जो है मेनली जो है रॉ ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था। ये बाउंड्री और सिटी वॉल मेनली जो है फ्लड्स और रॉबर्स और जो है एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए होते थे शहर को, ये एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं थे। इसीलिए जो है ये कच्ची ईंटों से ही बनाए जाते थे। अब हम लोग जो है क्या जानते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर या शहर थे वो मेनली जो है किसी न किसी रिवर्स के किनारे बसे हुए थे, क्योंकि ये रिवर वैली सिविलाइजेशन थी। तो इसमें जो ब्रिक्स बनाने के लिए, ब्रिक्स को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ हुआ था, वो जो है एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा सॉइल होता है। तो देखिए, ब्रिक्स को बनाने के लिए जो सॉइल यूज़ हुआ करता था वो आसपास से ही लिया जाता था। और जो रिवर वैली होता है उसमें कौन सा सॉइल मिलता है, तो एलुवियल सॉइल। तो ब्रिक्स को बनाने में जो मटेरियल यूज होता था, जो सॉइल यूज हो रहा है वो कौन सा सॉइल था, तो एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी यूज होती थी किसमें, तो ब्रिक्स को फॉर्म करने के लिए। क्योंकि जो है आप जानते हो कि रिवर वैली में जो सॉइल होता है वो मेनली कौन सा होता है, एलुवियल सॉइल। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा जो है हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो ब्रिक्स होते थे उनके शेप कैसे थे। तो देखिए, ब्रिक्स के जो शेप थे वो 3 तरह के शेप होते थे। मेनली 3 तरह के शेप के ब्रिक्स पाए गए हैं। एक शेप होता था जो रेगुलर या रेक्टेंगुलर शेप का जो ब्रिक होता है, जो इस तरह से आपको नजर आता है। एक जो शेप होता है वो वेज शेप, ये वेज शेप का जो ब्रिक्स होता है वो इस तरह से नजर आता है। ये मेनली जो है कुओं को बनाने में प्रयोग किया जाता था। और एक जो था वो एल शेप ब्रिक्स का यूज किया जाता था। ये जो है मकानों और भवनों को बनाने के लिए, मतलब बिल्डिंग और हाउसेस के कॉर्नर्स को बनाने के लिए प्रेफर किया जाता था। तो जो ब्रिक्स थे उनके साइज क्या क्या थे, तो रेगुलर या रेक्टेंगुलर शेप के थे, वेज शेप के थे और एल शेप के थे। अब हम लोग जो है ये भी देखे थे कि जो ब्रिक्स पाए गए थे उनमें सेम प्रोपोर्शन यूज हुआ था। मतलब उन हड़प्पन सिविलाइजेशन के जितने भी साइट्स पाए गए हैं वहाँ पे जो ब्रिक्स था उनके जो रेशियो थे हाइट, लेंथ और विड्थ के, वो एक जैसे थे। तो इनका जो हाइट, लेंथ और विड्थ का जो रेशियो है वो क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाता है। तो उसको ध्यान दे लीजिए कि जैसे एक ब्रिक्स है, इसका ये हुआ हाइट, ये हुआ विड्थ और ये हुआ इसका लेंथ। तो जैसे हाइट जो है 10 सेंटीमीटर के हुए करते थे, तो विड्थ 20 सेंटीमीटर का हुआ करता था और लेंथ जो है 40 सेंटीमीटर का हुआ करता था। तो इस तरह से अगर हम लोग रेशियो देखते हैं, जो एग्जाम में पूछता है, अगर रेशियो दिया रहेगा आपको कि हाइट, विड्थ और लेंथ का रेशियो क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे,
1:2:4 का रेशियो था। तो हाइट विथ और लेंथ का रेशियो पूछेगा तो ऐसे, या एग्जाम में अगर पूछ देगा, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लेंथ विड्थ और हाइट का रेशियो क्या था, तो 4:2:1 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ब्रिक्स में हम लोग टोटल चीज़ें देख रहे हैं क्या, कि ब्रिक्स जो थे वो बॉन्ड ब्रिक्स यूज हुए थे, और बॉन्ड ब्रिक्स मेनली यूज हुए थे किसको, तो हाउस और बिल्डिंग बनाने के लिए। कच्ची ईंटों का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो बाउंड्री वॉल और सिटी वॉल को बनाने के लिए किया गया था। फिर हम लोग क्या बोल रहे थे कि ब्रिक्स का जो मटेरियल था वो क्या, कौन सा सॉयल था, तो एलुवियल सॉयल था। याद रखने के लिए आसान है कि ये नदी घाटी सभ्यता थी, तो नदियों के किनारे बसी हुई थी, और नदियों के किनारे जो है जलोढ़ मिट्टी मतलब कि एलुवियल सॉयल ही पाया जाता है, इसलिए इसको बनाने के लिए क्या यूज हुआ था, तो एलुवियल सॉयल। और जो डिफरेंट टाइप के शेप पाए गए हैं उनमें रेगुलर, जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर शेप के नाम से भी जानते हैं, वो वेज शेप जो कुओं को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, और एल शेप जिसको जो है कॉर्नर्स, बिल्डिंग के कॉर्नर्स के लिए प्रेफर किया जाता था। और रेशियो से क्वेश्चन आता है, तो रेशियो आप समझ लीजिए, ब्रिक्स का जो हाइट विथ और लेंथ का जो रेशियो था वो 1:2:4 के रेशियो में था। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के दो साइट थे, कौन से, तो लोथल और कालीबंगन, जिसमें धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो बाकी जगह घर बनाने के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए जो ईंटें प्रयोग की गई थी बॉन्ड ब्रिक, लेकिन लोथल जो कि गुजरात में था, कालीबंगन जो कि राजस्थान में था, वहाँ पे जो ईंटें थी वो धूप में सुखा करके यूज़ की गई थी। तो सन ड्राइड ब्रिक्स जो है लोथल और कालीबंगन में, बाकी हर साइट पे बॉन्ड ब्रिक्स का प्रयोग किया गया था। ब्रिक्स के बाद अब हम लोग रोड, स्ट्रीट, बिल्डिंग, हाउसेस और ड्रेनेज सिस्टम को देखने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसा हम जानते थे कि रोड और स्ट्रीट कैसे थे, तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे होते थे और ब्लॉक या ग्रिड पैटर्न पे थे। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले देख चुके थे सिटी के पैटर्न और डिज़ाइन में, कि सिटी में जो है रोड एक दूसरे को क्या किया करते थे, तो 90 डिग्री पे कट किया करते थे, जिससे कि जो है ब्लॉक जो है सिटी ब्लॉक्स में डिवाइडेड हो जाती थी। तो देखिए, यहाँ पे जो रोड और स्ट्रीट थे उसमें कुछ मेन रोड भी थे, और जो है मेन रोड को कनेक्ट करने के लिए पतली गलियां भी थी। मेन रोड से कनेक्ट करने के लिए जो है पतली गलियां भी थी, और जो है यहाँ पे घर बने हुआ करते थे। जैसे यहाँ पे एक हाउस हो गया, इधर हाउस हो गया, वैसे ही इधर हम लोग देख रहे हैं क्या, कि एक जो पतली स्ट्रीट हो गई, पतली गली हो गई, जो कि मेन रोड्स को कनेक्ट करती थी, और जो है मेन रोड के किनारे किनारे क्या हुआ करते थे, तो हाउसेस हुआ करते थे। इस तरह से व्यवस्था था जो है, जिसमें जो है रोड और स्ट्रीट में एक मेन रोड देख रहे हैं और एक हम लोग स्ट्रीट रोड देख रहे हैं, जो पतली गलियों को हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग क्या देखते थे कि जो है मेन रोड जो होते थे उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई साइटों पे जो है स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी पाई गई थी। तो मेन रोड जो था उस पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई थी कॉमन पीपल्स के लिए या लोगों के लिए। और अब अगर हम लोग जो है इसी में जो है आगे देखते हैं तो बिल्डिंग और हाउसेस से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो बिल्डिंग और हाउसेस हुआ करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उनके खिड़की और दरवाजे जो है मेनली कहाँ हुआ करते थे,
तो वो खिड़की और जो दरवाजे हुआ करते थे वो जो है मेन रोड पे नहीं हुआ करते थे, बल्कि गलियों में हुआ करते थे। वो या तो ताका झाकी से बचने के लिए हुआ करते थे, या फिर संभवतः जो है डस्ट वगैरह से बचने के लिए हुआ करते थे। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता था कि जो है बिल्डिंग और हाउसेस जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाए गए थे, उनके खिड़की और दरवाजे जो है कहाँ खुलते थे। तो मेन रोड में ना खुल करके जो है कहाँ खुला करते थे, तो जो है इस जो है पतली गलियों में खुला करते थे। मेन रोड पे वो खिड़की और दरवाजे नहीं खोलते थे। और अब जो है हाउसेस और बिल्डिंग्स में और क्या हम लोग देख रहे हैं, तो देखिए बिल्डिंग और हाउसेस जो थे वो जो है एक फ्लोर से 2 फ्लोर तक के हुआ करते थे, और वो वर्किंग फ्लोर हुआ करते थे। मतलब कि जो है रूफ हुआ करता था, प्लेन रूफ हुआ करता था, और हर रूफ पे जो है पूरी व्यवस्था होती थी, और हर घर में जो है किचन हुआ करता था, और साथ ही साथ बाथरूम और टॉयलेट भी हुआ करता था। और कई बड़े घरों में जो है खुद का जो है कुआं भी पाया जाता था। बाकी छोटे घरों में जो है कम्युनिटी वेल हुआ करते थे, जिससे कि लोग पानी भरा करते थे। अब हम लोग जो है एक चीज और देखते थे कि जो लार्जर बिल्डिंग थे, लार्जर बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर लार्जर थे, वो कम्युनिटी के लिए थे। कम्युनिटी हॉल के नाम से जाना जाता है, या सामुदायिक भवन जो थे वो थे। और ये जो कम्युनिटी हॉल हुआ करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो कम्युनिटी हॉल या कम्युनिटी बिल्डिंग जो हुआ करते थे, वो 3 तरह के पाए गए हैं। कम्युनिटी हॉल और कम्युनिटी बिल्डिंग जो है वो 3 तरह के पाए गए हैं। एक जो मोहनजोदड़ो में मिला था, ग्रेट बाथ, और बाकी जगहों पे अन्न रखने के लिए अन्नागार थे, ग्रैनरी थी, और सामुदायिक भवन थे, जिसको जो है बिग हॉल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो कम्युनिटी बिल्डिंग में 3 क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो है कम्युनिटी बिल्डिंग क्या क्या हुआ करती थी। तो एक ग्रेट बाथ था जो मोहनजोदाड़ो में पाया गया था, उसके साथ साथ जो है ग्रैनरी भी हुआ करती थी, मतलब कि अन्नगार, और सामूहिक सभागार, मतलब कि बिग हॉल भी हुआ करते थे। और जो है हम लोग मोस्ट इसेंशियल फीचर की बात करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग नाम से देख रहे हैं क्या, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम जो है टाउन प्लानिंग का सबसे एक्सक्लूसिव फीचर था। उसमें ये था कि जो घर हुआ करते थे, इनके जो जल निकासी की भी जो व्यवस्था थी वो कुछ इस तरह से थी कि जो है नालियों के द्वारा जो है जल एकत्रित करके एक टैंक में लाया जाता था, जिसको हौज जो है के रूप में हम लोग देख रहे हैं। और इस हौज से जो है जो जल होता था उसमें जो है इकट्ठा होता था, और उसके बाद जो है उसको अन्य भागों में ले जाया जाता था। जो भी हाउसेस थे वो कनेक्टेड हुआ करते थे किससे, तो नालियों से। और ये नालियाँ जो है जाकर के मेन रोड की नालियों में मिल जाती थी, और मेन रोड की नालियाँ जो है एक टैंक में जाकर के मिल जाती थी, और टैंक में जो मलबा था वो एकत्रित हो जाता था, और बाकी जो पानी था वो बाहर निकल जाता था। तो बिल्कुल आज की जो व्यवस्था थी उस तरह से व्यवस्था की गई थी पक्की नालियों की। ये पक्की नालियाँ थी, मतलब बॉर्न ब्रिक से बनाई गई नालियाँ थी, और इन नालियों को क्लियर करने के लिए, मलबा हटाने के लिए मैनहोल छोड़े गए थे, जैसा कि आज हम लोग को रोडों पे देखने को मिलता है।
तो मैनहोल भी थे ताकि जो है लोग उसको क्लियर कर पाएँ, उसकी क्लीनिंग कर पाएँ। और जो है इन जो ब्राउन ब्रिक से पक्की जो नालियाँ बनी हुई थी, इनको भी क्या किया गया था, तो इनको जो है ढका गया था। किससे? तो पत्थरों से ढका गया था। तो पूरी तरह से जो है एक प्लान स्ट्रक्चर था जिसमें ड्रेनेज सिस्टम का खासा इंपॉर्टेंस दिया गया था कि कहीं भी जल एकत्रित नहीं हो पाए। इसके लिए जो है नालियों की जो है सुव्यवस्थित प्रणाली थी। किसमें? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जो सिटी था धोलावीरा, जो कि गुजरात में पड़ता था, उस सिटी में जो नालियाँ थी वहाँ पे जो है लकड़ी का प्रयोग किया गया था। लकड़ी की नालियाँ कहाँ पाई गई हैं? तो धोलावीरा में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है व्यवस्था मानी गई है। किसकी? तो धोलावीरा की। ड्रेनेज सिस्टम जिसमें लकड़ियों का यूज़ किया गया था, लकड़ी की नालियों का यूज़ किया गया था, वो साइट कहाँ था? तो धोलावीरा। ये चीज़ एग्जाम में याद रखना है। साथ साथ बिल्डिंग और हाउसेस में जो है याद रखना है कि जो है खिड़की और दरवाजे जो है मेन रोड पे ना खोल करके, बल्कि कहाँ खोला करते थे? तो जो है गलियों में खोला जाता था। और जो है कम्युनिटी बिल्डिंग कौन कौन से थे? तो ग्रेट बाथ, ग्रैनरी और बिग हॉल, स्नानागार, अन्नगार और सभागार। ये टाउन प्लानिंग, ये हड़प्पन कल्चर और हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग की इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे जिनसे कि क्वेश्चंस खूब पूछा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के फीचर्स में अब हम लोग लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को देखने जा रहे हैं, मतलब कि भाषा और जो है लिपि को देखने जा रहे हैं। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की जो भाषा है वो अभी तक जो है स्टिल अननोन है, बिकॉज हम लोग जो लिटरेरी सोर्सेस थे उसको अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। मतलब जितने भी साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उनको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए कौन सी भाषा बोली जाती थी इसको हम लोग अभी तक जान नहीं पाए हैं। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का लैंग्वेज अभी भी क्या है? तो स्टिल अननोन है। और जो लिपि जिसको हम लोग स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, तो वो अभी भी क्या है? तो अनडिसाइफर्ड है। अनडिसाइफर्ड मतलब इसको अभी तक इनकोडेड नहीं किया जा सका है। और इतना पता चल पाया है कि ये जो स्क्रिप्ट था उसमें जो राइटिंग थी वो कैसे लिखी जाती थी? तो राइट टू लेफ्ट, जैसे इधर राइट है और इधर लेफ्ट है, तो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। किसमें? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है जो राइटिंग स्किल था वो कैसा था, या राइटिंग स्टाइल बोलते हैं कि राइटिंग स्टाइल कैसा था? तो राइट टू लेफ्ट। और अगर ये लाइन जो है ख़त्म हो गई तो जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होती थी उसमें जो लिखने का स्टाइल था वो फिर लेफ्ट टू राइट हो जाता था। मतलब पहला लाइन राइट टू लेफ्ट और दूसरा लाइन लेफ्ट टू राइट। और ये स्टाइल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है राइटिंग का था, उस तरह के स्टाइल को हम लोग बोस्ट्रोफिडोन के नाम से जानते हैं। बोस्ट्रोफिडोन स्टाइल है कौन सा? तो पहला लाइन राइट टू लेफ्ट और दूसरा लाइन लेफ्ट टू राइट। इस तरह के राइटिंग स्किल को हम लोग बोलते हैं बोस्ट्रोफिडोन। अब देखिए, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि जो है इसमें जो है क्या था? अल्फ़ाबेट थे? तो नहीं, अल्फ़ाबेट की जगह इसमें सिंबल्स का यूज़ किया गया था, मतलब चिन्हों का यूज़ किया गया था और चित्रों के द्वारा यूज़ किया गया था। तो इसमें क्या था? पिक्टोरियल सिंबल्स था। और इस पिक्टोरियल सिंबल्स के जो राइटिंग का स्टाइल होता है या जो स्क्रिप्ट की विधि होती है पिक्टोरियल सिंबल्स के माध्यम से, जिसमें जो भी वर्ड कहना होता है उसको पिक्चर्स
के द्वारा दिखाया जाता है, जो भी लेटर लिखना होता है उसमें पिक्चर्स के द्वारा दिखाया जाता है, उसको हम लोग पिक्टोग्राफी कहते हैं। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के राइटिंग का स्टाइल क्या था। तो पहला तो आपको यही याद रखना है कि जो है राइट टू लेफ्ट लिखते थे, और अगर पूछेगा कि जो है कौन सा स्टाइल था तो उसमें ऑप्शन में रहेगा अगर बोस्टोफिडोन, तो बोस्टोफिडोन को जो है टिक करना है। बोस्टोफिडोन जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि पहला लाइन राइट टू लेफ्ट लिखते थे और नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट टू राइट लिखते थे। और जो स्क्रिप्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसमें चिन्हों के माध्यम से व्यक्त किया जाता था, और जो है ये पिक्चर्स के जो है सिंबल्स होते थे, इसलिए इसको पिक्टोग्राफी का नाम भी देते हैं। अब जो है ये स्क्रिप्ट जो है कहाँ से पाए गए हैं? तो मुहरों से पाए गए हैं, सील से, पोट्री से, और फिर टूल्स थे, मतलब औजारों से ही पाए गए हैं। कौन से? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो ये पिक्टोरियल और सिंबल्स थे, इसमें 10 बड़े बड़े पिक्टोग्राफ कहाँ पाए गए हैं, या 10 बड़े बड़े अल्फ़ाबेट कहाँ पाए गए हैं? तो याद रखिएगा, धोलावीरा में एक लकड़ी का साइन बोर्ड मिला था, उस लकड़ी के साइन बोर्ड पे 10 जो है अल्फ़ाबेट या फिर पिक्टोरियल सिंबल बने हुए थे, जो कि जो है बिलोंग करते थे क्या? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पन कल्चर्स के स्क्रिप्ट को। इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो फीचर्स थे, उनमें अब हम लोग जो है रिलीजियस लाइफ को देखने जा रहे हैं। और रिलीजियस लाइफ को हम लोग यहाँ पे 3 भागों में बांट रहे हैं कि एक था रिलीजन, एक रिलीजन की धर्म क्या था, पूजा किसकी की जाती थी, और जो है अंत्येष्टि या फ्यूनरी जो होती थी वो कैसे की जाती थी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो केवल और केवल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे बेस्ड था, क्योंकि यहाँ की जो लिटरेरी सोर्सेज थी उसको डिकोड नहीं किया जा सका। जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के सोर्सेज थे उसी के आधार पे हम लोग उसको डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें रिलीजन भी है। तो देखिए, यहाँ के रिलीजन को अगर हम लोग देखेंगे तो जितने भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट थे उनमें कहीं से भी कोई भी टेम्पल या वर्शिप के प्लेस का ट्रेस नहीं मिल पाया है, जिससे कि हम लोग ये अनुमान लगा पाए कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उनका धर्म जो था वो कैसा था, तो लौकिक था। देखिए, सेकुलर रिलीजन को यहाँ पे हम लोग एक बार डिफाइन कर रहे हैं कि सेकुलर रिलीजन क्या है। तो देखिए, यहाँ पे जो है रिलीजन में 2 तरह का रिलीजन हम लोग बात कर रहे हैं कि 2 तरह का धर्म है, लौकिक और अलौकिक। अलौकिक धर्म वो जो दिख नहीं रहा हो लेकिन उसको फिर भी हम मान रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट कर रहे हैं इन रूपों में, उनको हम लोग बोलते हैं अलौकिक, जिसको देखा ना जा पा रहा। और एक होता है लौकिक, जिसमें हम लोग बात करते हैं किसका? तो जो देख पा रहे हैं हम, जैसे मिट्टी को जो है गॉड का रूप दे देना, पानी को, वाटर को जो है गॉड का रूप दे देना, ट्री को गॉड का रूप दे देना, या फिर किसी पशु या जानवर को जो है गॉड का रूप दे देना। ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सेकुलर रिलीजन या लौकिक धर्म के रूप में देखते हैं। तो यहाँ के जो लोग थे वहाँ पे टेम्पल और वर्शिप के कोई प्लेस नहीं मिले थे, इसीलिए जो है कोई अलौकिक धर्म नहीं थी, बल्कि यहाँ पे कौन सा था? तो लौकिक धर्म था। और इस लौकिक धर्म में जो है का एग्जाम्पल एक और भी था, क्या? तो ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में जो ग्रेट बाथ पाया गया था वो एक्चुअली जो है वाटर वर्शिप के लिए यूज़ किया जाता था। एक रिचुअल्स के तहत वाटर वर्शिप की जाती थी, जिसके तहत ग्रेट बाथ का यूज़ किया जाता था। और जो सेकुलर रिलीजन के लोग होंगे वो इसी तरह से जो है नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें जो दिख रही हैं उन्हीं की पूजा करेंगे। तो जो सेकुलर रिलीजन था
हड़प्पन कल्चर का, वो लोग किसकी पूजा करते थे? तो नेचर की पूजा करते थे। तो हड़प्पन जो है किस में बिलीव करते थे? तो नेचर वर्शिप में बिलीव करते थे। और नेचर वर्शिप में वो किन किन चीज़ों पे बिलीव कर रहे थे? तो एक, मातृ देवी की पूजा, उर्वरता की देवी की पूजा, पीपल ट्री जो है, बैल की पूजा, एक सिंग वाले यूनिकॉर्न वाले पशु या जानवर की पूजा, पशुपतिनाथ की पूजा, और लिंग और योनि की पूजा, और फायर अल्टर्स अग्नि वेदिकाओं की पूजा इसमें अग्नि को जो है पूजा जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो मदर गॉडेस के टेराकोटा के फिगर मिले हैं। टेराकोटा फिगर मतलब मिट्टी के वैसे फिगर जिसको आग में जो है पकाया गया हो। मिट्टी की वो आकृतियाँ जो आग में जला करके पक्की की जाती हैं उसको हम लोग टेराकोटा बोलते हैं। तो जो टेराकोटा फिगर मिले थे किसके? तो मदर गॉडेस के, मातृ देवी के। और जो है ये कहाँ से मिले थे? तो मोहनजोदाड़ो से। मातृ देवी की मूर्ति का जो ट्रेस था, टेराकोटा फिगर था, वो कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदाड़ो से। और ऐसा ही एक और फिगर मिला था जिसमें एक महिला के गर्भ से जो है पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया था। उसको हम लोग जो है उर्वरता की देवी की संज्ञा दिए थे। तो ये जो है फर्टिलिटी गॉडेस या जो है उर्वरता की देवी को बोले थे हम लोग। और ये फिगर कहाँ से मिला था? तो हड़प्पा से मिला था। तो नेचर वर्शिप में जो है मातृ देवी की पूजा, उर्वरता की पूजा, फर्टिलिटी की पूजा और पीपल ट्री की पूजा के भी ट्रेसेस मिले हैं कि जो है पीपल ट्री का भी पूजा किया जाता था। उसके बाद हम्पेड बुल, कुबाड़ वाले बैल की भी पूजा की जाती थी। और यूनिकॉर्न का जो सिल था वो बहुत बड़े पैमाने पे मिला था। तो यूनिकॉर्न एक ऐसा कोई काल्पनिक जानवर रहा होगा जिसकी पूजा की जाती थी। यहाँ से पशुपति सील भी मिला है जो कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। और ये पशुपति जो सील था वो डेडिकेटेड करता था तो लॉर्ड शिवा को। देखिए जो पशुपति सील है उसमें जो है आप एक व्यक्ति को जो है योग मुद्रा में बैठे हुए योगी को देख रहे हैं और उस योगी के चारों तरफ क्या है? तो जानवर उसको घेरे हुए हैं। योग में मुद्रा में बैठा हुआ जो योगी व्यक्ति है उसके एक तरफ जो है एलिफेंट और टाइगर हैं, दूसरे तरफ जो है राइनोसेरस मतलब जो है गैंडा और जो है भैंसा है। और नीचे आप देखोगे तो एक जो है हिरन दिखाई दे रहा है जो कि ध्यान लगाए हुए है, ध्यान लगा करके योगी को देख रहा है। और योगी के अगर आप जो है सर पे देखोगे तो एक सिंहनुमा आकृति बनी हुई है और जो है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो लॉर्ड शिवा का त्रिशूल था। तो इस तरह से एक पशुपति सील भी मिली थी जिसको जो है शिव का संज्ञा दिया गया था। और ये ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि जो है लिंग और योनि का जो है मूर्तियाँ जैसा स्ट्रक्चर्स भी मिला था, जैसे कि ये लगा कि ये जो है योग मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति को पशुपति शिवा का नाम दिया गया। और इसके अलावा कुछ जगहों पे अग्नि पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। और इस अग्नि पूजा में जो है अग्नि वेदिकाओं, फायर एल्टर्स के जो है साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तो मेनली कालीबंगन और लोथल से। तो जिससे कि ये पता चलता था कि अग्नि की पूजा भी ये लोग करते थे। और जो है यहाँ हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो ये जो चीज़ें हैं जैसे लिंग रूप में शिव की पूजा, लिंग और योनि के रूप में शिव की पूजा, अग्नि वेदिकाओं के थ्रू अग्नि की पूजा, पीपल ट्री की पूजा, जो है बैल की पूजा और जो है श्रृंगी की पूजा, ये सब क्या जो है
या फिर मातृ देवी की पूजा, ये सब किससे मैच कर रहा है? तो हिंदू कल्चर से मैच कर रहा है। तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि हिंदू कल्चर की ये शुरुआत भी थी। फिर हम लोग बात आते हैं लास्ट में किस में आ रहे हैं, तो फ्यूनरी पे आ रहे हैं, अंत्येष्टि पे आते हैं। तो देखिए, जो भी व्यक्ति जिस धर्म को मानता रहता है उसकी अंत्येष्टि उसके धार्मिक रीति रिवाजों के आधार पे ही किया जाता है। तो यहाँ जो डेड बॉडी हुआ करती थी उसको दफनाया जाता था, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करके दफनाया जाता था। मतलब जो हेड होता था वो नॉर्थ की तरफ होता था, और उसके साथ साथ जो है कुछ फल या फूड और कुछ उपकरण या औजार, टूल्स और मिट्टी के बर्तन और फिर गहने भी जो है दफनाए जाते थे या उनके साथ रखा जाता था। और यहाँ पे जो दफनाने की प्रक्रिया थी, जो मेथड ऑफ ब्यूरल था, वो 3 तरह का हुआ करता था। 3 तरह के दफनाने की प्रक्रियाओं का प्रमाण मिला है, जिसमें एक था कंप्लीट ब्यूरल, मतलब पूरी तरह से दफना देना, एक था फ्रैक्शनल ब्यूरल, आंशिक रूप से दफनाना, और एक था पार्ट सरमेशन ब्यूरल। ये 3 चीज़ें क्या थी इसको समझिएगा। अगर किसी डेड बॉडी को जो है दफना दिया गया तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ब्यूरल। अगर किसी डेड बॉडी को जो है पहले खुले में छोड़ दिया गया पशु पक्षियों के लिए, और उसके बाद जो है अगर उसके बाद जो डेड बॉडी है उसके हड्डियों को दफनाया जाए, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो फ्रैक्शनल ब्यूरल। ऐसा बाद में कल्चर पर्सिया या पर्शियन कल्चर में भी देखा गया कि फ्रैक्शनल ब्यूरल जो है और कहाँ यूज़ होता है, तो पर्शियन कल्चर में यूज़ होता है। नेक्स्ट तीसरा है क्या? पार्ट सरमेशन ब्यूरल। इसमें क्या होता है कि पहले दाह संस्कार कर देना और उसके बाद जो उसके दाह संस्कार के अवशेष, राख हैं, ऐश हैं, उसको दफना देना। ये 3 तरह के मेथड ऑफ ब्यूरल जो है फेमस थे। कहाँ पे? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो शहर के साइज थे उसके आधार पे ब्यूरल के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे एक बात और निकल करके आती है, ऐसा लगता था कि जो है यहाँ पे जो सरमेशन था वो ज़्यादा फेमस था, मतलब दाह संस्कार ज़्यादा फेमस था, क्योंकि उतने जो हड्डियाँ थी, जो है जो अवशेष थे, मनुष्यों की हड्डियों के अवशेष थे, वो उतने ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पाते हैं जिस आधार पे शहरों का साइज था। एक चीज़ और इसमें नोटेबल है कि लोथल वो प्लेस है जहाँ पे कुछ स्केल्टन्स, जो डेड बॉडी के स्केल्टन्स हैं बोन्स के, वो जो है एक भी मिले हैं और कुछ केसेस में 2 साथ साथ भी मिले हैं। मतलब मेल और फीमेल के स्केल्टन एक साथ भी दफनाए जाते थे। वो ऐसा कौन सा प्लेस था? तो वो प्लेस था लोथल, जो कि गुजरात में था और डकयार्ड सिटी के नाम से फेमस था। तो ये रिलीजियस लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें थी जिसको हम लोग अभी देख रहे थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के फीचर्स में अब हम लोग इकोनॉमिक फीचर को देखने जा रहे हैं, मतलब कि इकोनॉमिक लाइफ को देखने जा रहे हैं। जो इंडस वैली पीपल के लोगों का इकोनॉमिक लाइफ था वो उसके एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री और जो है ट्रेड और इंडस्ट्री पे बेस्ड था। एग्रीकल्चर जहाँ इंडस पीपल का बैकबोन हुआ करता था, वहीं एनिमल हस्बेंड्री को भी हड़प्पन पीपल और इंडस पीपल लार्ज स्केल पे किया करते थे, और ट्रेड और कॉमर्स को भी ये लोग खासा महत्व दिया करते थे। तो देखिए, अब हम लोग जो है इकोनॉमिक लाइफ से यही जो है 3 चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है और इंडस्ट्री एंड ट्रेड है। तो देखिए, पहले बात कर रहे हैं हम लोग एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर जो था वो काफ़ी फेमस था, या एक तरह से बैकबोन था। कहाँ पे? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, क्योंकि
जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट थे, जो स्थल थे, वो कहाँ पाए गए थे? तो नदियों के किनारे। और नदियाँ जो है बाढ़ के दौरान एलुवियल साइल्स को ला करके अपने वैली में डिपॉजिट कर देती हैं, जिससे कि वो लैंड काफ़ी फर्टाइल हो जाता है। तो इसलिए जो है एग्रीकल्चर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। तो ये जो एग्रीकल्चर था यहाँ पे, वो मेनली किसके उसमें क्या प्रोड्यूस होता था? तो वीट, बार्ले, ज्वार, पी, कॉटन, मस्टर्ड और सीशम। मतलब गेहूँ, बार्ले, जौ, मटर, कॉटन मतलब कपास, और मस्टर्ड मतलब कि सरसों, और सीशम मतलब कि जो है तिल का प्रयोग जो है यहाँ पे जो है ज़्यादा लार्ज स्केल पे किया जाता था। अब इसमें देखिए, जो कॉटन था वो सबसे पहले यूज़ किया गया था किसके द्वारा? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कॉटन को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, और संभवतः जो है पहली सिविलाइजेशन थी जिसमें कॉटन यूज़ किया जाता था। और इसीलिए जो कॉटन था, जो कि सिंध रीजन में प्रोड्यूस होता था, इसको ग्रीक, जो यूनानी लोग थे, जो ग्रीक पीपल थे, वो कॉटन को सिंडन के नाम से जानते थे। कॉटन को सिंडन के नाम से जानते थे, मतलब सिंधु के किनारे जो है पैदा हुआ। तो कॉटन जो है यहाँ पे एक फेमस था, किसमें? तो एग्रीकल्चर में। और जो है यहाँ के लोग जो है राइस को प्रोड्यूस नहीं करते थे, क्योंकि राइस के ट्रेसेस केवल जो है लोथल और रंगपुरा से ही मिले हैं, बाकी जगहों से नहीं मिले हैं। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन और आता है, तो याद रखिएगा, इंडस पीपल या हड़प्पन पीपल जो है शुगर कैन को भी प्रोड्यूस नहीं करते थे। शुगर कैन का भी प्रोडक्शन हड़प्पन पीपल नहीं करते थे। तो इस चीज़ को भी याद रखना है। अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री को भी जो है हड़प्पन पीपल जो है लार्ज स्केल पे करते थे, और उनका सबसे फेवरेट एनिमल क्या था? तो हम्पेड बुल, कुबाड़ वाला बैल जो है वो काफ़ी फेमस एनिमल था। इसके साथ साथ जो है ये पशुपालन में गायों को, भैंसों को, भेड़ों को और बकरियों को भी पालते थे, और साथ साथ जो है ये जो है पिग्स को भी प्रोड्यूस करते थे, पिग्स को भी डोमेस्टिकेटेड करते थे या फिर पालते थे। और जो है भार ढोने के लिए ये लोग एसेस को, गधों को, और जो है कैमल मतलब ऊँटों को भी प्रयोग में लाते थे। लेकिन कैमल जो है मेनली डेजर्ट एरिया का जो है एनिमल है, तो इसके बोन्स जो हैं वो कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगन। कैमल्स के बोन्स कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि कैमल्स के बोन कहाँ पाए गए हैं? तो कालीबंगन, क्योंकि कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में। और यहाँ के पालतू जानवरों में जो है कुत्ते और बिल्लियाँ भी थे, जिसको लोग हड़प्पन पीपल पालते थे। और एक क्वेश्चन और आएगा कि हड़प्पन पीपल जो है घोड़े के बारे में परिचित थे या नहीं? तो घोड़े को जो है ये लोग जो है लार्ज स्केल पे यूज़ नहीं करते थे, लेकिन घोड़े को संभवतः वो जानते थे, क्योंकि घोड़े के जो बोन थे, घोड़े की जो हड्डियों के साथ मिले हैं, वो केवल एक ही साइड से मिले हैं। वो कौन सा साइट है? तो वो है सुरकोटदा। और ये सुरकोटदा कहाँ पे है? तो गुजरात में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसको याद रखिएगा कि घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो सुरकोटदा से। और ऊंट के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो कालीबंगन से। अब हम लोग आ रहे हैं किसमें? तो इंडस्ट्री और ट्रेड में। तो देखिए यहाँ जो इंडस्ट्री थी वो मेनली किस पे बेस्ड थी? तो शिल्प कला मतलब क्राफ्ट पे, और कॉटन वस्त्रों पे मतलब कि सूती की वस्त्रों पे, क्योंकि सूती जो है सबसे पहले लार्ज स्केल पे जो है प्रोड्यूस किया जा रहा था किसके द्वारा? तो इंडस पीपल के द्वारा।
तो कॉटन इंडस्ट्री भी यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रही थी, या सबसे ज़्यादा जो है यूज़ हो रहा था। साथ साथ जो बर्तन बनाने की कला थी वो भी जो है काफ़ी फेमस थी, तो इसलिए बर्तन की भी इंडस्ट्री जो है थी कहाँ पे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के जो है पास। अब हम लोग जो है ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो जो ट्रेड या व्यापार था इसमें किसी भी तरह का क्वाइन और जो है करेंसी नहीं मिला है, मतलब सिक्के और जो है नोटों का चलन नहीं था। यहाँ जो चलन था वो वस्तु विनिमय की प्रक्रिया थी, मतलब सामान के बदले सामान, एक सामान की अदला बदली होती थी दूसरे सामान के साथ। और इसको हम लोग, इस सिस्टम को हम लोग, वस्तु विनिमय के प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बार्टर सिस्टम। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो है ट्रेड के लिए क्या यूज़ किया जाता था, तो क्वाइन और करेंसी नहीं यूज़ किया जाता था, बल्कि इसके लिए वस्तु विनिमय की प्रक्रिया यूज़ होती थी, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये लोग जो ट्रेड करते थे वो मेनली कहाँ से करते थे, तो एशिया के वेस्टर्न रीजन से, मध्य एशिया से और साउथ एशिया से करते थे, और उसके बाद जो है साउदर्न इंडिया से भी ट्रेड किया करते थे। तो मतलब इनका इंडियन जो है के साथ और इंडियन के बाहर भी ट्रेड हुआ करता था। और जो है ये लोग जो है किन चीज़ों का एक्सपोर्ट किया करते थे, तो आपको पहले ही बताया गया था कि जो इंडस्ट्री थी उन्हीं चीज़ों का ये लोग जो है एक्सपोर्ट किया करते थे। मतलब कॉटन इंडस्ट्री से कॉटन वस्त्रों का क्राफ्ट, मतलब शिल्प कला जो विकसित थी, जैसे कि ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन थी, तो ब्रॉन्ज के जो खिलौने बनते थे या मूर्तियां बनती थी वो, और जो है बर्तन जो है एक्सपोर्ट किए जाते थे किसके द्वारा, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के पीपल्स के द्वारा। और ये लोग चीज़ें मंगाते क्या क्या थे, तो इंपोर्ट क्या क्या किया करते थे, तो ये लोग गोल्ड को इंपोर्ट किया करते थे। और गोल्ड को इंपोर्ट कहाँ से करते थे, तो अफ़गानिस्तान और ईरान वाले रीजन थे, अफ़गानिस्तान और ईरान वाले रीजन से, साथ ही साथ कोलार माइन से। कोलार माइंस कहाँ है, तो साउथ इंडिया में। कोलार माइन कहाँ पे है, गोल्ड के लिए काफ़ी फेमस है, ज्योग्राफी में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो कोलार माइन कहाँ पे है, तो साउथ इंडिया। और एक क्वेश्चन और आएगा कि सिल्वर, तो सिल्वर भी ये लोग इंपोर्ट किया करते थे। और सिल्वर को कहाँ से इंपोर्ट करते थे, तो अफ़गानिस्तान और ईरान से। फिर ये लोग जो है कॉपर को इंपोर्ट किया करते थे, तो कॉपर को ये लोग मेनली जो है खेतड़ी राजस्थान से इंपोर्ट किया करते थे। खेतड़ी जो है कॉपर माइंस के लिए फेमस है, जो अभी भी मौजूद है कहाँ पे, तो राजस्थान से। तो दो क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी में भी खूब पूछते हैं, यहाँ से याद रखना है कि खेतड़ी क्या है, किसके लिए फेमस है, तो कॉपर माइंस के लिए, और कहाँ पे है, तो राजस्थान में। और कोलार किसके लिए फेमस है, तो गोल्ड माइंस के लिए, और वो कहाँ पे है, तो साउथ इंडिया में। अब हम लोग जो है और क्या देख रहे थे, तो यहाँ पे वो लोग टीन को भी जो है इंपोर्ट किया करते थे। और टीन का जो इंपोर्ट किया करते थे वो अफ़गानिस्तान और ईरान से किया करते थे। इसके साथ साथ ये लोग सीटेटाइट, जो कि एक स्टोन्स होता है जिसको हम लोग सॉफ्ट स्टोन्स के नाम से भी जानते हैं, जिनका उपयोग ये लोग जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो है मुहरे बनाने में प्रयोग करते थे, सील्स को बनाने में प्रयोग करते थे। और ये कहाँ से जो है ये लोग इंपोर्ट किया करते थे, तो ईरान से। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितनी भी मुहरे या सील्स पाई गई है वो सॉफ्ट स्टोन या फिर सीटेटाइट की जो है बनी होती थी, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक होता है। और इसको कहाँ से ये लोग इंपोर्ट करते थे, तो ईरान से। तो ये इनके इकोनॉमिकल लाइफ का जो है डिटेल था, जिसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन
के इम्पॉर्टेंट फीचर्स में अब हम लोग सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ को देखने जा रहे हैं। सोशल लाइफ में हम लोग जो है सामाजिक जीवन को देखेंगे, और सोशल लाइफ में सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इंडस पीपल थे या जो हड़प्पन पीपल थे उनका बिलीफ क्या था। तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में, मतलब जो है सादा जीवन और उच्च विचार में इनका बिलीफ था। अब हम लोग सोशल लाइफ को जो है डिफरेंट सेगमेंट्स में करके देख रहे हैं। तो पहला सेगमेंट हम लोग देख रहे हैं सोशल हायरार्की का, कि जो है किस तरह से समाज में जो है विभक्त था, समाज कैसे विभक्त था। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या कि फैमिली जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी थी। जो परिवार था वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी था, और जो समाज था वो मैट्रियार्ची था। मैट्रियार्ची मतलब मातृसत्तात्मक था। देखिए, मैट्रियार्ची या मातृसत्तात्मक क्या होता है, जिसमें फैमिली को लोग माता के नाम से ही जानते हैं। इसमें पिता का वर्चस्व नहीं रहता है, इसमें लेडीज़ जो है फीमेल्स की वही डोमिनेट करती हैं। और देखिए, हम लोग इस सोसाइटी को मैट्रियार्ची कहाँ से बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, उस चीज़ को आपको समझना होगा। पहला तो ये कि जितने भी जो गॉडेस थे, जितने भी जो देवी गॉडेस थे, जो है देवियाँ थी, उनकी पूजा की जाती थी, जैसे फर्टिलिटी गॉडेस की और मातृ देवी की पूजा। तो यहाँ से एक बात समझ में आती थी कि जो है फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, और जो है वो कैसी थी, तो मातृसत्तात्मक थी। इसके अलावा जो एक चीज़ है वो है एक R37 जो है सिमिट्री, जो एक कब्र पाया गया था हड़प्पा में, जिसको हम लोग R37 सिमिट्री के नाम से जानते हैं, जो कि H सिमिट्री के टाइप का था। इस R37 सिमिट्री में जो है एक ही फैमिली के स्केलेटन्स पाए गए हैं, और इस फैमिली के स्केलेटन्स में एक खास बात थी। इसमें जितने भी पुरुष वर्ग थे, जितने भी मेल थे, उनके डीएनए अलग अलग थे, उनके जीन्स अलग अलग थे। लेकिन जितने भी फीमेल थी, उन सब के जीन्स जो है एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते थे। इससे यह कंक्लूज़न निकाला गया कि जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है मैट्रियार्ची था, और इसमें जो है समाज में जो न्यूली मैरिड कपल होता था, उसमें जो है मेल जो है फीमेल के घर के यहाँ जाता था, मतलब जो है दुल्हा दुल्हन के यहाँ जाता था। अब जो है यहाँ पे जो सोसाइटी का और जो डिवीज़न था, उसमें जो है किस तरह के लोग थे। तो सोसाइटी जो है डिवाइडेड था, जो है विद्वानों में, बिजनेसमैन या फिर मर्चेंट्स में, और जो है लेबर्स में। सोसाइटी जो है डिवाइडेड किस किस के रूप में था, तो स्कॉलर्स में, बिजनेसमैन में और लेबर्स पे। लेकिन कोई भी एविडेंस नहीं मिलते हैं किसके, तो वर्ण व्यवस्था के, मतलब कास्ट सिस्टम के कोई भी एविडेंस नहीं मिलते हैं। कहाँ से, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अब हम लोग जो है कास्ट सिस्टम को आगे पढ़ेंगे, जिसमें जो है जातिगत व्यवस्था को हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन में देखेंगे। तो जातिगत व्यवस्था जो है किसका फीचर था, मतलब कास्ट सिस्टम किसका फीचर था, तो वैदिक सिविलाइजेशन का। यहाँ जो सोसाइटी थी वो जो है कास्ट सिस्टम बेस्ड नहीं थी। और हम लोग अब नेक्स्ट देख रहे हैं कौन सा, तो फूड हैबिट, कि लोग जो है खाने में क्या क्या कैसे यूज़ करते थे। तो देखिए, इनका जो फूड हैबिट था वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों था। मतलब इंडस पीपल जो थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। वेज में ये लोग मेनली मुख्य रूप से वीट और बार्ली यूज़ करते थे, और नॉन वेज में जो है फिश और मटन यूज़ करते थे।
नॉन वेज में जो है फिश के कई जगहों से कई सारे अवशेष मिले हैं, जिससे कि पता चला कि जो है फिश इनका जो है नॉन वेज में जो है मेन फूड था। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं कि जो इंडस पीपल थे उनका सामाजिक जीवन में जो है मनोरंजन या एंटरटेनमेंट के साधन क्या थे। तो देखिए, ये लोग अपने मनोरंजन और एंटरटेनमेंट के लिए डांस और म्यूज़िक का यूज़ किए करते थे, और जो है इनका जो है एंटरटेनमेंट का एक और साधन था फिशिंग और हंटिंग। मछली पकड़ना और शिकार करना भी एक इनका इम्पोर्टेंट क्या था, तो एंटरटेनमेंट का साधन था। फिर इसके अलावा ये लोग जो है डाइस, पासे और शतरंज भी खेलते थे। तो डाइस और चेस भी ये लोग यूज़ करते थे, जो है कौन, तो इंडस पीपल के लोग। और ख़ास ओकेजन्स पे ये लोग जो है एनिमल फाइट और बर्ड फाइट्स को भी ऑर्गेनाइज करते थे। एनिमल्स की फाइट और बर्ड्स की फाइट जो है हरदम नहीं होती थी एंटरटेनमेंट के लिए, ये एंटरटेनमेंट जो है ख़ास ओकेज़न पे किया जाता था। फिर हम लोग जो है क्या देखने जा रहे हैं कि सोशल लाइफ में जो ऑर्नामेंट या ज्वेलरी या आभूषण जो है वो कैसे यूज़ किए जाते थे। तो इंडस पीपल के लोग जो है काफ़ी फैशनेबल थे। इसमें मैन और वुमेन बोथ जो है ऑर्नामेंट्स का यूज़ किया करते थे। आभूषणों का जो है यूज़ जो है मेल और फीमेल दोनों किया करते थे। और मुख्य आभूषणों में क्या था, तो एक नेकलेस था या फिर बैंगल्स था और इयररिंग्स थे। इसके अलावा भी कई चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, जैसे लिपस्टिक जो है महिलाएं यूज़ करती थी, उसके भी प्रमाण मिले हैं। और जो है पाउडर्स जो है फेस पाउडर्स वगैरह के भी प्रमाण मिले हैं। अब जो है इसमें जो ऑर्नामेंट और जो यूज़ हो रहे थे, उसमें जो है फैशन के लिए यूज़ होने वाला मिरर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। और ये मिरर जो है या तो ब्रॉन्ज या कॉपर के बने होते थे। ब्रॉन्ज और कॉपर के बने हुए जो ऑर्नामेंट मिरर थे वो बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलते हैं सिविलाइजेशंस में। और इनका यूज़ भी क्या था, तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन था। अच्छा, इसके अलावा जो है ये बेड्स का यूज़ करते थे, मतलब मनके का यूज़ करते थे। मनके के प्रयोग से ये लोग जो है नेकलेस वगैरह भी तैयार करते थे। और नेक्स्ट हम लोग जो है सेक्शन को देख रहे हैं, कौन सा, तो कॉस्ट्यूम्स या फिर ड्रेसेस को। तो कॉस्ट्यूम या पहनावा या ड्रेसेस इनका क्या था इंडस पीपल का, तो देखिए जो कॉस्ट्यूम या ड्रेसेस यूज़ किए जाते थे वो मेनली किस मटेरियल के बने होते थे। तो आपको याद होगा कि कॉटन का प्रयोग सबसे पहली बार हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने शुरू किया था। तो ड्रेसेस और कॉस्ट्यूम का ये लोग प्रयोग जो करते थे, वो कपड़े जो है किससे बने होते थे, तो कॉटन से बने होते थे। इसमें जो महिलाएं थी वो स्कर्ट या फिर ट्राउज़र का यूज़ किया करती थी। ये स्कर्ट जो है हाफ स्कर्ट हुआ करते थे जो निक तक आते थे, और जो है ऊपर ये लोग जो है मनके के जो है नेकलेस वगैरह पहना करती थी। और मेल की अगर हम लोग बात करें तो मेल जो थे वो जो है मेनली रोब का प्रयोग किया करते थे, जिसको हम लोग हिंदी में लबादा वगैरह भी बोलते हैं, जो कि एक शोल्डर ढका हुआ रहता था और एक शोल्डर लेस हुआ करता था। अब जो है हम लोग जो है सोशल लाइफ को ये डिफरेंट जो एंगल थे उसको देख चुके हुए हैं कि किस तरह से इनका सोशल लाइफ था। तो इनका सोशल लाइफ जो है काफ़ी सिंपल था, और जैसा हम लोगों ने पहले भी कहा कि हड़प्पन पीपल्स का बिलीव था किसमें, तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में। अब हम लोग जो है पॉलिटिकल लाइफ को देखने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स में। 'जो है अब हम लोग पॉलिटिकल लाइफ को देखने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स में जो है, अब हम लोग पॉलिटिकल लाइफ को देखने जा रहे हैं। तो देखिए, 'जो है अब हम लोग पॉलिटिकल लाइफ को देखने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स में जो है, अब हम लोग पॉलिटिकल लाइफ को देख रहे हैं। तो देखिए
पॉलिटिकल लाइफ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जितने भी जो है एविडेंस या सोर्सेस मिले हैं उससे यही लगता था कि किंगशिप का कोई कल्चर नहीं था, मतलब जो है राजे रानियों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये थी कि यहाँ पे जो मर्चेंट क्लास था, जो बिजनेस क्लास था, वही जो है रूल करता था, या फिर जो है प्रीस्ट किंग भी हो सकते थे। प्रीस्ट भी किंग जो है पॉसिबिलिटी थी प्रीस्ट की भी किंग होने की। और यहाँ पे जो है पॉलिटिकल लाइफ जो है टोटली जो है सोशल कंट्रोल में थी, सामाजिक कंट्रोल में थी, और किंगशिप नहीं था, क्योंकि यहाँ के लोग जो है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में बिलीव करते थे। इसलिए जो है किंगशिप जो है इस सिविलाइजेशन में नहीं आ पाया। और यहाँ के लोगों के हथियारों को भी देख करके पता चलता है, औजारों में कोई भी हथियार नहीं पाए गए। इससे भी पता चलता है कि ये लोग जो है कोई वार्स वगैरह में इंगेज नहीं थे। फिर हम लोग जो है देखते हैं क्या कि जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें 2 कैपिटल सिटी माना जाता था, और वो कैपिटल सिटी था हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। और ये दोनों ही प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे, जिनमें बोलबाला किसका था, तो मर्चेंट्स क्लास का था। इसीलिए इससे भी हम लोग जो है समझ सकते हैं कि मर्चेंट क्लास ही क्या था, तो जो है डोमिनेटेड था और पॉसिबली वही रूल करता था। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि जो कैपिटल सिटी थी वो कौन कौन से थे, तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। इस तरह से हम लोग जो है इम्पॉर्टेंट फीचर्स को देख लिए हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस सिविलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट फीचर्स को हम लोग देख लिए हैं। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर के इसके नोट्स बना लीजिएगा, और जो है होमवर्क क्वेश्चन जो है नेक्स्ट जो फाइनल वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, जिसमें ये तमाम इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे।